इंटरमीडिएट स्पीसीज, अंतर माध्यमिक समूह। तो इंटरमीडिएट स्पीसीज दो टाइप की होती है, पहले बाय बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। अब बात करते हैं पहले होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के बारे में। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। तो देखो जैसे दो क्लोरीन एटम्स हैं, अब उन्होंने Cl2 बनाया है, बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके Cl2 बना के रखा है। ठीक, अगर ये स्पीसीज इस तरीके से क्लिप कर जाए जहां पे दोनों स्पीसीज ने अपना अपना शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन था उसको वापस ले लिया, अब देयर इज फैक्टर, अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, कोई कैटालिस्ट हो सकता है, तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन। तो स्पीसीज आर सेपरेटेड बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। तो स्पीसीज आर सेपरेटेड बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज आर सेपरेटेड बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हेट्रोलाइटिक, एंड फॉर्म हेट्रोलाइटिक और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन इज कॉल्ड होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। इस टाइप के बॉन्ड फिशन को हम क्या कहते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। देखो जैसे दो मिथाइल थे, अब अगर दोनों मिथाइल ईथेन के फॉर्म में थे, अभी इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया और अलग अलग हो गए। नाउ दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं हम मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल मुक्त मूलक। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का कार्बन, चूंकि हम लोग बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का कार्बन ऐसा रहता है 2s2 और 2p2 से एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p3 हो जाता है। अब तीन तो इसके पास बॉन्ड बने हुए हैं, एक इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन के साथ शेयर करके रखा था, कार्बन गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गया, तो नाउ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट 2p3 लेवल। p साइड में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, केवल बाहर वाले लेवल में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो दैट स्पीसीज इज कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इसको, मिथाइल फ्री रेडिकल्स। कैसे होते हैं फ्री रेडिकल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्या ध्यान रखना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं फ्री रेडिकल। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये स्पीसीज कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वो सभी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं किसी भी कारण से, वो क्या करेंगे, वो इसको स्टेबल करेंगे। मतलब फ्री रेडिकल्स नीडेड द इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल को क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो देखो इनका स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आता है वो है ट्राइफेनाइल, क्योंकि फेनाइल्स में स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, डाइफेनाइल, ट्राइफेनाइल, डाइफेनाइल फ्री रेडिकल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, फेनाइल्स में रेजोनेंस होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल के बाद आएगा एलाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि यहां पे बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी इसके पास। इसके बाद टर्शरी फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स पूछते हैं इसलिए आपको ये याद रखना है, टर्शरी फ्री रेडिकल, देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, बिकॉज दैट मिथाइल और अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। अभी केवल ये ध्यान रखना है कि सपोर्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। जब हम लोग इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। इथाइल फ्री रेडिकल एंड द इंडिविजुअल मिथाइल फ्री रेडिकल, तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है फ्री रेडिकल्स का, इसको आपको ध्यान रखना है। दैट इज अबाउट होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। देन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। तो दो टाइप के स्पीसीज जनरेट करता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। पहला कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायंस। दूसरा कार्बेन आयंस, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ स्पीसीज जनरेटेड बाय द हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। पहला कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन। तो पहले बात करते हैं कार्बोकेटायन के बारे में। तो देखो व्हेन एनी ऑफ द कार्बन एटम is attached with any more electronegative group, then this electron pair is displaced towards the more electronegative group। जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो किधर चला जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरफ चला जाएगा, और वहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो जो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो उसको हम कहते हैं
कार्बोकेटायन। देखो जैसे ये CH3+, ओके, तो फिर से एक बार मैं इसके हाइब्रिडाइज लेवल की बात करूं तो 2s1 2p3 इन द एक्साइटेड स्टेट, 2s1 2p3। अब ये यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए 3 तो इसके पास हाइड्रोजन है CH3+, ठीक, एंड दैट फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड विद एनी ग्रुप X, कोई ग्रुप यहाँ पे X था जिसका जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, जिससे अटैच था। अब जाते समय इसने क्या काम किया, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज टेकन आउट, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर चला गया। तो नाउ व्हाट हैपेंस, द हैपनिंग इज देयर। अभी ये सिचुएशन है इसकी, तो कैसा हो जाएगा ये sp2 120 प्लेनर, डायमैग्नेटिक भी रहेगा, डायमैग्नेटिक क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग नहीं है ना, शॉर्ट टाइम के लिए बनती है सब स्पीसीज, और रिएक्टिव भी रहेगा, हाईली रिएक्टिव भी रहेगा। अगेन कार्बोकेटायन नीडेड द इलेक्ट्रॉन, फिर से कार्बोकेटायन को क्या जरूरत है, कार्बोकेटायन को फिर से इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेस, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस इंक्रीजेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन supporting groups are present. Again triphenyl carbocation, then diphenyl carbocation, then benzyl carbocation, benzyl carbocation, तो triphenyl diphenyl benzyl allyl, because here charge and bond is conjugated, charge और bond कैसा है, conjugated है। तो इसके बाद tertiary, इसके बाद secondary, इसके बाद इथाइल, एनी लॉन्ग चेन इज देयर, दैट वन इज मोर स्टेबल, और उसके बाद मिथाइल। तो देयर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायंस, ओके। देन कार्बेनायंस, नेगेटिव चार्ज, कार्बन एटम फॉर्म ड्यूरिंग हेटेरोलाइटिक bond fission, negative charge carbon atom form during heterolytic bond fission। heterolytic bond fission के समय बनने वाले negative charge carbon atom को हम कहते हैं कार्बेनायंस। negative charge carbon atom forms during heterolytic bond fission is called carbanion। if there is any less electronegative group is present with carbon, again X लिख देता हूं मैं, less electronegative मतलब ये कैसा हो गया, more electronegative। so now what happens, the pair is present at the carbon and it is positive, remove हो गया ये ग्रुप, तो इधर ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। तो क्या कंडीशन है इसकी, 2s1 2p3, तो 3 तो इसके पास हाइड्रोजन एटम है, और लास्ट जो इसका सेल था हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है लास्ट वाला, उसमें भी इलेक्ट्रॉन पूरा पेयर्ड रिमेनिंग है, यहाँ पे भी पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, नाउ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आयन इज sp3, but only 3 bond is there, 1 lone pair is there, so this is pyramidal in shape, about 107 degree is the bonding angle, again diamagnetic species है, and its octet is complete, complete octet, complete octet। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके पास आएंगे तो वो क्या करेंगे, इसको अनस्टेबल करेंगे, बट इन केस ऑफ फिनाइल्स द स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टैंड सेम because फिनाइल्स given the electron and also taken the electron, तो ट्राइफेनाइल, देन डाइफेनाइल, देन बेंजाइल, यहां तक ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम आया है, ट्राइफेनाइल, डाइफेनाइल, बेंजाइल, अलाइल, देन चेंज हो जाएगा अब यहां से ऑर्डर बिल्कुल, प्राइमरी, लॉन्ग चेन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्योंकि इनमें अल्काइल्स में इलेक्ट्रॉन देने का, इलेक्ट्रॉन लेने का कोई टेंडेंसी नहीं होता, इट इज ओनली द सपोर्टिंग ग्रुप विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ऑर्डर इज चेंज हियर, समथिंग इज चेंज इन द ऑर्डर, मतलब कॉमनली द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायंस आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कॉमन ऑर्डर चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ऑर्डर्स को ध्यान रखना है, याद करने की कोशिश करना है, इंटरमीडिएटली भी पूछते हैं इसलिए भी ध्यान रखना है। एक और बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते हैं,
इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप increases the stability, increases the stability of carbon ions, increases the stability of carbon ions. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा वो कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और जितना उसको देने वाला ग्रुप रहेगा वो कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी कम करेगा. तो इट इज अबाउट द इंटरमीडिएट्स. एक और इंटरमीडिएट पे बात कर लेते हैं, कार्बीन्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. तो कार्बीन्स वो इंटरमीडिएट स्पीसीज होता है जिसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है. 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. अगर कार्बीन्स का फ्रेगमेंटेशन ऐसा होगा कि दोनों सिग्मा बॉन्ड और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 सिग्मा बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिटल, अगर ये सेम ऑर्बिटल में है, रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिटल. देखो जैसे मैंने कहा कि 2s1 2p3 हाइब्रिडाइज्ड लेवल का कार्बन, अब 2 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, जैसे 4 कोई स्पीसीज था इसके पास, मान लीजिए ऐसा था ये, देयर इज समथिंग y एंड देयर इज अगेन समथिंग y. अब ये 2 y निकल के बाहर गए, बट द इलेक्ट्रॉन टेकिंग पैटर्न इज लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन क्या लिया उन्होंने, एक y अपना लेके गया और एक y कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया. तो देयर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, मींस दिस ऑर्बिटल इज पैक्ड विद इलेक्ट्रॉन. यहां पे इलेक्ट्रॉन रह गया है, पूरा पैक्ड है. तो जब एक ही ऑर्बिटल में है तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, इट इज द वे टू एक्सप्रेस दीस इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन. इसको हम कहते हैं सिंगलेट कार्बीन. 2 sigma bond and 1 electron pair is remaining and that pair of electron is present in the same orbital और वो pair same orbital में present है, इसको हम कहते हैं सिंगलेट कार्बीन. अब देखो 2 ऑर्बिटल यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है, लास्ट वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो सिंगलेट कार्बीन जो होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है. डू नॉट ओबे द हॉन्स रूल, डू नॉट ओबे द हॉन्स रूल, डू नॉट ओबे द हॉन्स रूल. सिंगलेट कार्बीन हॉन्स रूल को ओबे नहीं कर रही है क्योंकि 2 ऑर्बिटल पूरा भरा है, लास्ट वाला पूरा खाली हो गया है. दिस ऑर्बिटल इज वैकेंट. ओके, तो लास्ट वाला ऑर्बिटल पूरा खाली है. डू नॉट ओबे द हॉन्स रूल. ठीक है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव. तो कभी क्वेश्चन आया कि सिंगलेट और ट्रिपलेट होती है दूसरी, कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ट्रिपलेट सिंगलेट ज्यादा रिएक्टिव हो गया, अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव. और इसको हम हाई रिएक्टिविटी के कारण हॉट कार्बीन भी कहते हैं. वो सभी केमिकल रिएक्शंस कॉमनली जहां पे क्लोरोफॉर्म एज अ रिएजेंट यूज होगा, क्लोरोफॉर्म एज अ रिएजेंट यूज होता है, वहां पर बनती है कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट, वहां पे कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट बनती है. अब बात करते हैं हम अबाउट सिंगलेट कार्बीन के. सिंगलेट कार्बीन, तो व्हाट इज द सिंगलेट कार्बीन? तो देखो जैसे 2s1 और 2p3 का कंडीशन है कार्बीन का, जिसमें कार्बीन्स जब बनते हैं जबकि 2 सिग्मा बॉन्ड रिमेनिंग रहता है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है. इफ अगेन देयर इज 2y to another species y is there and they are separated by taking their own electrons, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गए, तो this is the singlet carbene. तो how to designate, how to represent the singlet carbene, that remaining electrons are in the different orbital, so there is the difference in singlet and triplet. यह है singlet carbene. Now the 2 orbitals is vacant here, it is sp hybridized 180 linear, जबकि ट्रिपलेट, जबकि ये ट्रिपलेट कार्बीन है, ये यहाँ पे गलत किया मैंने, there is ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, दिस इज ट्रिपलेट कार्बीन. तो ट्रिपलेट कार्बीन 2s1 2p3 कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि सिंगलेट कार्बीन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. सिंगलेट कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ट्रिपलेट इज sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर. ओके, sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर है. और अभी देखो यहाँ पे ये दिस ऑर्बिटल इज पेयर्ड बट दैट वन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है. तो कैसा है, ओबे द हंस रूल. ये हंस रूल को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है. लेस रिएक्टिव होगा ये एज कंपेयर टू ट्रिपलेट, एज कंपेयर टू सिंगलेट, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिंगलेट, लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल. और इसको हम कोल्ड कार्बीन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड कोल्ड कार्बीन. बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि वो इंटरमीडिएट, वो रिएक्शंस जिसमें क्लोरोफॉर्म एज अ इंटरमीडिएट यूज होगा वहां पे कार्बीन्स जनरेट होंगे. अगर कभी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा तो ध्यान रखना है, सिंगलेट कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ट्रिपलेट कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है. कौन सा ज्यादा स्टेबल है, triplet is more stable because the electron set is present in the different orbital, it obey the Hons rule, where singlet is not obey the Hons rule. Okay, तो इंटरमीडिएट स्पीसीज के बाद अब हम बात करेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स के बारे में. तो इंटरमीडिएट स्पीसीज के बाद अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में. तो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. थोड़े से इमेजिनरी हैं, थोड़ा समझने वाले हैं, तो थोड़ी एनर्जी भी इसको समझने के लिए हम लोग लगाने वाले हैं, मतलब थोड़ी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे आपको, है ना. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो है उसको हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. पहला है
फर्स्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। पहला इफेक्ट जो है उसको हम पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जिसको मिड हेड एरो से डिनोट करते हैं। कैसे लिखते हैं इसको? मिड हेड एरो से लिखते हैं। दूसरा जो इफेक्ट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, तो केवल और केवल इसको अच्छे से समझना है क्योंकि इसका काम पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर केमिकल रिएक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को हम कर्व्ड हेड एरो से लिखते हैं, कर्व्ड हेड एरो। इसके बाद तीसरा आता है मेसोमैरिक इफेक्ट। मेसोमैरिक इफेक्ट, मेसोमैरिक इफेक्ट, और मेसोमैरिक इफेक्ट को हम रेजोनेंस भी कहते हैं, इसी का एक नाम रेजोनेंस भी है, इसको अनुनाद भी कहते हैं। मतलब मेसोमैरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, इसको बोथ साइड हेडेड एरो से हम डिनोट करते हैं। मतलब साइन देख करके भी आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा इफेक्ट लिखा हुआ है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और उसके बाद तीसरा आया मेसोमैरिक इफेक्ट, और चौथा इसमें आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, थोड़ी थोड़ी सी बात हमने इसके बारे में एरोमेटिसिटी के समय भी किया था, तो वहां से भी इसको आप रिलेट कर सकते हो समझने के लिए। ठीक, तो ये चार इफेक्ट हैं, इसको हमें पढ़ना है। इसके बाद हम कंपाउंड्स के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बात करेंगे। उसमें तीन इफेक्ट का यूटिलाइजेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है एसिडिक बेसिक को समझने के लिए। इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है, मेसोमैरिक इफेक्ट की भी जरूरत पड़ती है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए। तो अब वन बाय वन हम बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट, अब हम ऐसा कंसीडर करें कि अगर कोई कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन पर हाइड्रोकार्बन है, तो नेचुरली कार्बन और हाइड्रोजन दो चीजें तो होगी ही, नेचुरली दो चीजें तो प्रेजेंट होंगी, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन दो चीजें प्रेजेंट होगी। किसी भी एलिमेंट को हम हाइड्रोजन के कंपेयर में, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हुए ये पता करेंगे कि वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, अब देखो फिर से एक बार बात करते हैं। अब मान लो यहां पे कोई एक एलिमेंट आया एक्स, और इस एक्स ने इस कार्बन के साथ अब मान लो यहां पे कोई एक एलिमेंट आया एक्स, और इस एक्स ने इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके कुछ दोस्ती बनाई, कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन के साथ फ्रेंडशिप की। ठीक, और अगर मान लो इन कंडीशन एक्स कैसा है, कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छे से समझेंगे बात को, एक्स कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक्स कार्बन की कंडीशन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन पेयर जब बॉन्डिंग हुई थी तो इस तरीके से दोनों के बीच में सेंट्रली लोकेटेड था, दोनों के बीच में सेंट्रली लोकेटेड था। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कोवेलेंट बॉन्ड है तो दोनों के बीच में सेंट्रली लोकेटेड था। लेकिन जो एलिमेंट एक्स है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसका जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है, वो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। कार्बन हाइड्रोजन, यहां पे सी के साथ एच भी प्रेजेंट होंगे ना, तो कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, धीरे धीरे इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो कि सेंट्रली लोकेटेड था, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लेगा। अपनी तरफ को खींच लेगा का मतलब कंडीशन क्या हुई, इलेक्ट्रॉन पेयर ने अपना ऑर्बिटल, देखो जो कार्बन और एक्स का इलेक्ट्रॉन था उसने अपना ऑर्बिटल छोड़ा नहीं है, अपना ऑर्बिटल छोड़ा नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है एक, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अपना ऑर्बिटल छोड़ा नहीं है, बस वो मिड पोजीशन से डिस्प्लेस होकर थोड़ा सा एक्स की तरफ चला गया है, मिड पोजीशन से डिस्प्लेस होकर के एक्स की तरफ चला गया है, without leaving the orbital, without leaving the orbital. So now what happens, it has fractional negative charge and it has fractional positive charge. तो कार्बन पे fractional positive charge आ जाएगा और इस X के ऊपर fractional negative charge आ जाएगा. It means the pole is developed. इसको हम कहेंगे positive pole, negative pole, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव. तो poles formation हो जाएगा, permanent pole formation हो जाएगा by the displacement, by the partial displacement of sigma bond electron pair. तो permanent polarity induced, permanent polarity induced in a molecule, permanent polarity induced in a molecule due to partial displacement of sigma bond electron pair, due to partial displacement of sigma bond electron pair, partial displacement of sigma bond electron pair,
विदाउट लीविंग द ऑर्बिटल, विदाउट लीविंग द ऑर्बिटल, और उसने अपना ऑर्बिटल भी नहीं छोड़ा है, ऑर्बिटल के अंदर ही है लेकिन वो एक्स की तरफ चला गया है, ऑर्बिटल के अंदर ही है लेकिन वो एक्स की तरफ चला गया है। तो परमानेंट पोलैरिटी इंड्यूस इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विदाउट लीविंग द ऑर्बिटल, विदाउट लीविंग द ऑर्बिटल is called inductive effect, is called inductive effect। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जब कोई मॉलिक्यूल जिसमें सभी सिग्मा बॉन्ड का प्रेजेंस है, मेनली सैचुरेटेड कंपाउंड इस इफेक्ट को शो करते हैं, मेनली सैचुरेटेड कंपाउंड इस इफेक्ट को शो करते हैं। फिर से देखिए, यहां पे एक कार्बन चेन था, उसने किसी एक्स के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, मतलब एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया है। अकॉर्डिंग टू रूल ये बॉन्ड जो होना चाहिए वो सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एक्स ने क्या किया, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लिया, थोड़ा सा अपनी ओर खींच लिया। इसके कारण उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और जो कार्बन चेन है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के पार्शियली डिस्प्लेस होने के कारण फ्रैक्शनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज या पोल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज अ परमानेंट पोल फॉर्मेशन। तो परमानेंट पोल फॉर्मेशन के इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज आर ऑफ टू टाइप्स। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, आराम से समझते हैं इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नंबर टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं। द ग्रुप कौन से ग्रुप? द ग्रुप्स विच विड्रॉ, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। देखिए ये सब चीजें लिखी रहती है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको इसका फुल नेम भी याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। द ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, द ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, द ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, वो समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या खींचते हैं, इज नोन एज नेगेटिव आई ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव आई ग्रुप कहते हैं। द ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, द ग्रुप which withdraw electron is called negative I group, is known as negative I group। इसको हम negative I group कहते हैं। and its effect is known as नेगेटिव आई इफेक्ट, और इसके इफेक्ट को हम कहते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट। तो कुल मिलाकर हमें ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं वो नेगेटिव आई वाले ग्रुप होते हैं, और इसका जो इफेक्ट पड़ता है किसी कंपाउंड पर, उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव आई इफेक्ट कहते हैं। इट इज कॉल्ड नेगेटिव आई इफेक्ट। अब नेगेटिव आई की एक लिस्टिंग करेंगे हम लोग, जहां पे कौन कितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। Which one is more electron withdrawing group as compared to hydrogen? किससे कंपेयर करते हैं हम? हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। तो कौन सा हाइड्रोजन की तुलना में कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है? तो सबसे पहले आएगा NH3+, फिर आएगा NO2, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, फिर आएगा CN। इसकी जरूरत पड़ेगी, इस लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उसको याद करके रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है एकदम क्लोजेस्ट कंपाउंड होते हैं, तो फिर अगर आपको याद नहीं होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इस लिस्ट को आपको याद करना है। SO3H के बाद आएगा CHO, अल्डिहाइड वाला ग्रुप, फिर कार्बोनाइल CO, फिर आएगा COH के बाद आएगा COCl, एसिड क्लोराइड वाला ग्रुप, एसिड क्लोराइड के बाद एस्टर, COOR के बाद आएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एज कंपेयर टू हाइड्रोजन हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की लिस्टिंग कर रहे हैं। NH3+ से शुरू किया, NO2, कॉमनली NH3+ का काम नहीं पड़ता आपको, काम पड़ेगा NO2 से ही, है ना। NO2, COOR मतलब एस्टर वाला ग्रुप, COOR के बाद एक और ले लेते हैं CONH2, की जरूरत पड़ गई तो जरूरत पड़ सकती है उसकी। CONH2 के बाद फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो के बाद OH के बाद ईथर वाला ग्रुप OR के बाद NH2 के बाद फिनाइल C6H5, फिनाइल में भी हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव आई ग्रुप होता है। तो दिस इज द सीरीज विच is related with the negative I power as compared to hydrogen, तो NH3+, NO2
से लेकर के H तक के मेंबर्स को ध्यान रखना है कौन कहां पे आया। तो व्हाट इज द नेगेटिव आई इफेक्ट? द ग्रुप विच विड्रॉ, द ग्रुप विच विड्रॉ, विड्रॉ मतलब खींचने वाला, वो ग्रुप जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, उसको हम कहते हैं नेगेटिव आई ग्रुप। और उससे जो इफेक्ट पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव आई इफेक्ट कहेंगे। इट इज कॉल्ड नेगेटिव आई इफेक्ट। ओके, और फिर ये सीरीज ध्यान रखना है नेगेटिव आई का किससे कंपेयर किया है हमने? हाइड्रोजन से बाकी सभी मेंबर्स को कंपेयर किया है कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, अब बात करते हैं इसके ऑपोजिट प्लस आई इफेक्ट की। प्लस आई इफेक्ट, the group which donate electron, the group which donate electron, commonly इसको बोलते हैं electron donating group, electron donating group, EDG, electron donating group, the group which donate electron is called plus I group, उसको plus I group कहते हैं, it's called plus I group, and its effect is known as प्लस आई इफेक्ट। और इससे पड़ने वाले प्रभाव को कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, इससे पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। और टर्शरी अल्काइल ग्रुप, टर्शरी अल्काइल ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आई वाला ग्रुप होता है। टर्शरी के बाद आएगा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, फिर लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप, मोर कार्बन more the plus I, more carbon more the plus I, and then finally methyl group, तो ये हुआ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई। इसकी एप्लीकेशन हमको कहां जरूरत पड़ेगी? एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें दूसरे इफेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले वो सब सारे इफेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एसिडिक और बेसिक नेचर को कंपेयर करते हैं। तो ये हुआ आपका एक इफेक्ट, दैट इज